करती है। सूट सिलते सिलते काजल को रात हो जाती है और प्रिया उसके कमरे में आती है। जेठानी जी, आप रात में किसके लिए ये कपड़े बना रही हैं? शाम का खाना भी बनाना है, आप मुझे बता दीजिए। ये सूट मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। मैं तुम्हारी बहन जितनी बड़ी फैशन डिजाइनर तो नहीं, पर छोटी मोटी दर्जी तो हूँ ही। अब तुम यहाँ से अपने मायके जाओगी ऐसे सादे कपड़े पहनकर, तो लोग क्या कहेंगे? अपनी जेठानी का ये प्यार देखकर काजल को अपनी बहन की बातें याद आती हैं, जहाँ कमरे में एसी में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही प्रिया से शांति कहती है, तू इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर होकर भी अपनी बहन की शादी का लहंगा नहीं बना रही। कम से कम मार्केट जाकर उसके साथ 7 से 8 जोड़े कपड़े तो खरीद ले। अब क्या वो खाली हाथ ससुराल जाएगी? तुझे कपड़ों की पहचान है। बेकार में मैं इसकी शादी में यहाँ आ गई तुम्हारे कहने पर। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जा रही हूँ उसके साथ मार्केट। नाराज नेहा उसके साथ मार्केट जाती है और पूरे रास्ते उसे सुनाती है, मैं माँ के कहने पर तेरे साथ मार्केट तो आ गई, पर मैं तेरी शॉपिंग नहीं करवाऊंगी। तूने अपनी मर्जी से उस गरीब लड़के से शादी कर रही है ना, तो तू अपनी शादी की शॉपिंग भी खुद कर। और जब सारी शॉपिंग हो जाए तो इस मॉल में आ जाना, मैं यहीं बैठी मिलूंगी तुझे। इतना बोल नेहा सामने मॉल में जाकर बैठ जाती है और बेचारी प्रिया अकेली शॉपिंग करती है। उसे कपड़ों की ज्यादा पहचान नहीं थी, इसलिए वो बाहर पटरी मार्केट से ही सिर्फ 4 सिंपल साड़ी और 1-2 सूट ले लेती है। पर दीदी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिंपल कपड़े ही पसंद है। हो ना हो, इन दोनों बहन के बीच कुछ तो हुआ है, पर कोई बात नहीं। मैं भी तो दर्जी हूँ, अपनी देवरानी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, फिर चाहे वो कुछ भी बोले। अपनी जेठानी का ये प्यार देख प्रिया को काफी अच्छा लगता है और अगले दिन प्रिया अपनी जेठानी का बनाया फ्रॉक सूट पहनकर पग फेरे के लिए अपने मायके जाती है और 2-3 दिन बाद, अरे दिवाकर, बहू को छोड़कर आया है तो क्या लेने नहीं जाएगा? माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, आज शाम को मैं और देवर जी मेरी देवरानी को लेने उनके मायके जा रहे हैं। और मैंने अपनी देवरानी जी के लिए देखो कितनी प्यारी साड़ी बनाई है। अच्छा ठीक है, अब जाओ। अब कुछ ही देर में काजल दिवाकर के साथ प्रिया को लेने उसके मायके जाती है, जहां पहले से ही मोहल्ले की 3 औरतें बैठी होती हैं। जहां पहुंचते ही काजल अपनी साड़ी प्रिया को दिखाती है और जब मोहल्ले की औरतें ये देखती हैं कि प्रिया की जेठानी उसके लिए एक सुंदर साड़ी बनाकर लाई है, तो सभी लोग काफी तारीफ करते हैं। प्रिया बेटा, तेरी जेठानी तो तेरी बहन से भी अच्छी है। तेरी बहन इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर बन गई, पर आज तक इसने तेरे लिए कपड़ा नहीं सिला। फैशन डिजाइनर बहन से अच्छी तो तेरी दर्जी जेठानी है। इतनी भी कोई अच्छी साड़ी नहीं बनाई है, इसमें क्या है, मैं आंख बंद करके बना सकती हूँ ऐसी 10 साड़ी, पर तुम ऐसी ही ड्रेस डिजर्व करती हो प्रिया। इतना बोलकर नेहा वहां से चली जाती है। बहन, अभी मेरे घर मेहमान आए, बाकी बातें मेहमान के जाने के बाद करना। दामाद जी बेटा, आप लोग बैठो। इतना बोल शांति रसोई में जाती है और घर आई सारी औरतें भी वहां से चली जाती हैं और काजल और दिवाकर दोनों बैठते हैं। प्रिया, ये लो तुम्हारी साड़ी, इसे पहनकर चलना और अब तुम भी तैयार हो जाओ, थोड़ी ही देर में हमें निकलना भी है। प्रिया तैयार होने के लिए कमरे में जाती है और काजल रसोई में जाकर शांति से बात करती है। माताजी, मैं शादी वाले दिन से देख रही हूँ, दोनों बहनों में इतना मनमुटाव है। आज भी नेहा अपनी बहन से ऐसे बात करके गई है, और सब ऐसे क्यों कह रहे थे कि बहन से अच्छी जेठानी है? भला जेठानी बहन की बराबरी कैसे कर सकती है? बेटा, तुम्हें क्या बताऊं, मेरी दोनों बेटियां जब छोटी थी तभी इनके पिताजी गुजर गए। बड़ी मुश्किल और गरीबी झेल कर मैंने इन दोनों को पढ़ाया। मेरी बड़ी बेटी हर चीज में तेज थी और उसने पढ़ाई पूरी करके फैशन डिजाइनर का कोर्स किया, एक अमीर इंसान से शादी की और आज एक लग्जरी लाइफ जी रही है। पर प्रिया पढ़ने में नालायक थी और उसने शादी भी गरीब घर में करी, इसीलिए इसकी बड़ी बहन इससे नाराज रहती है। अच्छा, ये बात है, अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा। कुछ ही देर में काजल दिवाकर प्रिया के साथ ससुराल आती हैं। इसी तरह बताती हूँ तुम लोगों को। बताना तो पड़ेगा ही, इन्होंने हमारा नमक खाकर हमारे साथ नमक हरामी जो की है। अनिकेत, ध्रुव, गोपाल, दरवाजा बंद कर दो, पुलिस आती ही होगी, ये भाग न पाए। नहीं नहीं माँ जी, ये लोग बहुत बहुत खतरनाक है, ये कुछ भी कर देंगे, आप इनसे दूर रहो। बहू, ये हमें कुछ नहीं कर पाएंगे, इनकी एक एक करतूत रिकॉर्ड हो गई है। तभी ध्रुव बिरजू को थप्पड़ मारता है। इस घर के नौकर होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालकिन से ये सब काम करवाने की? बोलो। साहब हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, और ये नौकरानी ही तो है, आप लोग नहीं जानते इसकी सच्चाई। ये दूसरे के घरों में यही सब काम करती थी नौकरानी का। तभी एक चाटा सांस मारती है। बोला ना मेरी बहू अब काम नहीं करेगी, फिर भी तुम्हारी जरूरत हुई। क्या लगा था इसका कोई नहीं है इसे प्यार करने वाला?
तभी पुलिस आ जाती है और चारों को गिरफ्तार करके ले जाती है। साथ ही वीडियो का सबूत देखकर उन पर कड़ा केस दर्ज होता है। इसके बाद ससुराल वाले अर्पिता को इतना प्यार देते हैं, उसके लिए नए नौकर चाकर बुलवाए जाते हैं, जिसकी वजह से अब बहू को कोई भी काम नहीं करना पड़ता और वो आराम की जिंदगी जीती है। साफ करते हुए सास उसे देख लेती है। अरे बहू, मैंने बोला था ना तुम काम नहीं करोगी तो क्यों कर रही हो? सुमन, भीमा, धनिया, ये बर्तन का काम आपको करना चाहिए, मेरी बहू क्यों कर रही है? अरे मालकिन, छोटी मालकिन बहुत प्यारी है, मुझे करने ही नहीं दे रही थी तो एक चम्मच खुद ही साफ करने लग गई आइसक्रीम खाने के लिए मालकिन। हाँ माँ जी। घर का सारा काम करने से अर्पिता का बदन दर्द होने लगता है। तब डाइनिंग टेबल पर, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? तुम तो घर का कोई काम भी नहीं करती हो, तो इतनी परेशान कैसे हो? अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं घर का कोई काम नहीं करती, बस गलत करवट लेने से बदन दर्द है। अच्छा कल बहू हम सब शिव मंदिर जाएंगे, तुम भी चलना। तभी बिरजू ना करने का इशारा करता और अर्पिता मना कर देती है। अगले दिन घर के सभी लोग शिव मंदिर चले जाते हैं। तब सारे नौकर उससे घर की धुलाई करवाते और खुद बैठकर ताश के पत्ते खेलते और जरा सा खाना खराब होने पर उसे धक्का मार देते हैं। उसी वक्त घर के सभी लोग आकर वो सब देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है? और ये बहू क्यों कर रही है